हम यूनिट 4 का फंक्शन एंड रिकर्शन टॉपिक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस आते हैं आज हम वो करेंगे। ऐसे समझिए अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर जाएंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, 100% गारंटी की बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन AKTU एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं, ये हर साल रिपीट होते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। सो जो हमारा आज का टारगेट है अच्छे मार्क्स लाना एग्जाम में, एक ही शॉर्ट में पूरी यूनिट कंप्लीट करना और लास्ट मोमेंट का इसे कह सकते हैं ये कंटेंट है, अगर आप इसे पढ़ जाएंगे तो 4th यूनिट में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है और फंक्शन कॉल क्या होता है, इनके बारे में हम आज जानेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये हर साल आए हुए क्वेश्चन है, 5 साल हर साल आए ही जा रहा है ये क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज फंक्शन होता क्या है। एक फंक्शन जो होता है वो सेल्फ कंटेन सब प्रोग्राम होता है जो किस लिए बनाया जाता है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। लेट सपोज आपका ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के छोटे से पार्ट को हम सब प्रोग्राम कह सकते हैं, उसी सब प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, जिसका काम क्या है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करना। अब ऐसा समझो आज तक आपने सिर्फ वॉइड मेन के ही फंक्शंस बनाया था, एक फंक्शन वॉइड मेन ही बनाया था जिसके अंदर आप 2 नंबर को ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, यही सब कर रहे थे ना, या पैलिंड्रोम रिवर्स करना। लेकिन अब आप ये सीखेंगे कि आपके प्रोग्राम में मेन के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब एक प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोल रहा है यानी कि अगर किसी प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फंक्शन है तो वो फंक्शन मेन फंक्शन ही होगा। मतलब मेन फंक्शन तो आपको पता है मैंडेटरी फंक्शन है, उसके बिना प्रोग्राम रन नहीं करता। तो अगर प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फंक्शन है तो वो कौन सा फंक्शन होगा, मेन फंक्शन। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज है डीबगिंग, जो है कोड की इजी हो जाती है। डीबगिंग मतलब एरर फाइंड आउट करना, उन्हें सही करना, यानी कि अगर फंक्शंस का यूज करते हैं तो एरर फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। दूसरा, ये कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, यानी कि आप कोड को आसानी से पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जो कोड का साइज है वो छोटा कर देता है, सो दैट आप ना आसानी से, मतलब समझो जो बिना फंक्शन बनाए जितना कोड का साइज था, फंक्शन का यूज करने से कुछ कोड का साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आइए जानते हैं फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर आप पहले फंक्शन डेफिनेशन की एक तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन, डिक्लेरेशन की और फंक्शन कॉल की डेफिनेशन जान लीजिए। एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी लास्ट में कि कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है। और जितना ये कंटेंट लिखा हुआ है, एटलीस्ट ये एक तरह से मिनिमम कंटेंट है, ये आपको क्वेश्चन में लिखना ही लिखना पड़ेगा क्योंकि तभी नंबर आएंगे। तो व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या कहती है। फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ होल डिस्क्रिप्शन एंड द कोड ऑफ फंक्शन, यानी कि जो एक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होता क्या है, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक फंक्शन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है और कोड होता है कि एक फंक्शन करता क्या है, क्या कहना चाहता है। तो वो डिस्क्रिप्शन क्या क्या होता है। पहली बात तो एक फंक्शन का नेम होता है, वो किस तरह की वैल्यू जिस फंक्शन ने उसे बुलाया है वो रिटर्न करेगा, कितने आर्ग्यूमेंट लेगा वो, और वो हर एक आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या होगा। जैसे कि आप देखो फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या है, सम, वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है जिस फंक्शन ने उसे बुलाया है, इंट टाइप की, कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, x और y, 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, और वो जो दोनों आर्ग्यूमेंट है वो किस टाइप के, इंट टाइप के। इतनी चीज समझ आई। इसके बाद वो क्या करेगा, वो बताएगा इसके अंदर इसका, जैसे ये तो आपने बता दिया कि भाई फंक्शन का नाम ये है, किस तरह की वैल्यू, अब वो करता क्या है ये भी बताएगा। यानी कि इसमें क्या क्या हो सकता है, लोकल वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल है z, वो कर क्या रहा है, 2 नंबर को ऐड कर रहा है। यही तो इस फंक्शन का काम है कि वो 2 नंबर को ऐड कर रहा है, ऐड करके किसी और वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, और स्टोर करके क्या रिटर्न कर रहा है, z को। देखो z क्या है, रिटर्न मतलब ये जो z वैल्यू, सपोज x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 5 थी,
तो z में क्या स्टोर हो जाएगा 15। अभी जो 15 वैल्यू है वो स्टोर होगी, वो स्टोर हो गई। अब स्टोर होने के बाद वो किसको रिटर्न होगी, जिस फंक्शन ने इसको बुलाया था या जिसने भी इसको बुलाया था। कि जैसे सपोज मैंने आपको बुलाया कि बेटा ये कॉपी को बाइंड अप करके दे दो, तो बाइंड अप करने के बाद आप किसको कॉपी रिटर्न करोगे, जिसने उसे बुलाया है। यानी कि z वो वैल्यू है जो रिटर्न होगी जिसने इस फंक्शन को बुलाया है। और ये क्या बताता है, किस तरह की वैल्यू रिटर्न होगी, यानी कि इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। जैसे अब x और y वैल्यू अगर इंट टाइप के हैं तो ऑटोमेटिकली पता है ना कि z इंट टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी कि फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है कि उसका नाम क्या है, क्या वैल्यू लेगा, किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा और उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है। अब दूसरा आता है फंक्शन कॉल। द फंक्शन डेफिनीशन डिस्क्राइब व्हाट अ फंक्शन कैन डू, कि फंक्शन क्या करता है ये फंक्शन डेफिनीशन बता देती है। बट अगर किसी फंक्शन को आप प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो तो उस फंक्शन को कहीं ना कहीं बुलाना तो पड़ेगा। मुझे अगर तुमसे कोई काम कराना है तो मुझे तुम्हें बुलाना तो पड़ेगा कि बेटा मेरा आके ये काम कर दो। तो आप किसी फंक्शन को बुलाते कैसे हो, आप फंक्शन को सिंपली उस फंक्शन का नाम लिख के और उसके आगे उसकी आर्ग्यूमेंट लिख के बना सकते हैं। जैसे सपोज एक फंक्शन का नाम क्या था, सम, है ना। फंक्शन का नाम क्या है, सम, उसके आगे उसके आर्ग्यूमेंट लिख दिए। जैसे सपोज अभी हमें देखिएगा x और y यहाँ ले रखे हैं, यहाँ a और b। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं, फंक्शन का नाम क्या था, सम। ये कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा था, जैसे यहाँ पे लिखा है ना x और y आर्ग्यूमेंट, कितने ले रहा था, 2। तो मैंने यहाँ पे कितने दिए हैं, 2। ठीक है। सिंपली हम फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिख के और उनके आर्ग्यूमेंट पास करके। अब देखो जैसे ये दिख रहा होगा, ये फंक्शन है स्क्वायर, ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट टाइप की। इतना समझ आए। अब देखो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। आपने मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम। ठीक है। आपने फंक्शन को बुलाया, स्क्वायर क्या है, फंक्शन का नाम। ये फंक्शन का नाम है, ये कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 1। और उसका टाइप क्या है, इंट, यानी कि n1 उसका आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर, उसका टाइप क्या है, इंट। इतना समझ आए। तो आप फंक्शन को बुलाओगे कैसे, फंक्शन का नाम और उसके आगे उसके आर्ग्यूमेंट लिख के। सिर्फ आप इतना ही करोगे ना, आप सिंपल सा फंक्शन का नाम लिख के और उसके आर्ग्यूमेंट लिख के सिंपल सा इतना करोगे तो फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर। उसके आगे आपने क्या दिया, आर्ग्यूमेंट 4। अब ये 4 लेके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो n1 की वैल्यू क्या हो गई, 4। अब 4 × 4 कितना होता है, 16। और वो स्टोर किस में हो जाएगी, x में। ठीक है। अब x रिटर्न हो रही है, किसको, जिस फंक्शन ने इसको बुलाया है, मेन ने इसको बुलाया है। और इसने क्या कहा है, कहाँ पे रिटर्न करो, नम पे वैल्यू रिटर्न कर दो। यानी कि 16 किस में स्टोर हो जाएगी, नम में। देखो ऐसे समझो, मेन मैं हूं, मैंने बोला कि बेटा तुम इस कॉपी को लेके जाओ और इस काम को करके मुझे क्लास में रिटर्न कर देना। तो मेन ने स्क्वायर फंक्शन को बुलाया और बोला मेरे लिए तुम 4 का स्क्वायर निकाल के दे दो और उसे नम वैल्यू में रिटर्न कर देना। यानी कि जब स्क्वायर जो है 16 निकाल के दे देगा तो वो 16 उसने स्टोर किस में किया, x में स्टोर किया। तो जब वो x में स्टोर कर देगा तो रिटर्न वो किस पे करेगा, नम में। तो यानी कि नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। और आप उसको क्या कर दोगे, प्रिंट। इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। इतना समझ आया। ये क्या थी, फंक्शन की डेफिनीशन, यानी कि फंक्शन करता क्या है क्या नहीं करता, ये प्रॉपर होती है फंक्शन की डेफिनीशन। ये होता है पूरा पोर्शन क्या होता है, फंक्शन कॉल। सिंपल सा फंक्शन कॉल होता है। अब उसके बाद हम जानते हैं लास्ट हमारा पॉइंट, फंक्शन डिक्लेरेशन किसे कहते हैं। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन बोल दो या फंक्शन प्रोटोटाइप, दोनों में से जो चाहे आप बोल दो, दोनों सेम ही है। मतलब क्वेश्चन कई बार आ जाता है 2 नंबर है फंक्शन प्रोटोटाइप, ऐसे समझिए। आप ये क्वेश्चन करेंगे ना तो आपके 2 मार्क्स के भी पेपर में क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन व्हाट इज, देखो पूरा क्वेश्चन ना आके ये पूछ लेंगे एडवांटेज ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, डिक्लेरेशन क्या होता है, शॉर्ट खत्म हो जाएगा। अब देखो व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, द कॉलिंग फंक्शन नीड, देखो जिस फंक्शन ने उसे बुलाया है, यानी कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन बुला रहा था, मेन,
किसको बुला रहा था, स्क्वायर को। तो कई बार आपको क्या होता है, जिस फंक्शन ने उसे बुलाया है और जिस फंक्शन को बुलाया जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन की नीड होती है ना। जैसे सपोज मुझे किसी पर्सन को बुलाना है तो मुझे एटलीस्ट उसका नाम तो पता होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए ना कि वो इस काम को कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसे ही द कॉलिंग फंक्शन नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉल्ड फंक्शन। जो फंक्शन उसे बुला रहा है उसके, जिस फंक्शन को उसे बुलाना है उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इफ द डेफिनेशन ऑफ द कॉल्ड फंक्शन, यानी कि जिस फंक्शन को आप बुला रहे हो उस फंक्शन को, उस जो सपोज वॉइड मेन एक फंक्शन है जो उसे बुला रहा है, अगर उससे पहले ही आप उसकी डेफिनेशन लिख दोगे तो डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाद में लिखते हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि क्या क्या डिक्लेयर करते हो कि एक फंक्शन का नाम। देखो फंक्शन डेफिनेशन में तो नीचे तक यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो फंक्शन डिक्लेरेशन होती है वो सिर्फ बताती है फंक्शन का नाम क्या है, कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है और किस टाइप के हैं और वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा जो फंक्शन उसे कॉल कर रहा है। पर फंक्शन करता क्या है, कैसे करता है, उसका डिस्क्रिप्शन फंक्शन डिक्लेरेशन में नहीं होता। इट इन्फॉर्म द कंपाइलर अबाउट 3 थिंग, नेम ऑफ द फंक्शन, नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट रिसीव बाय द फंक्शन एंड टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। बस इतना बताता है वो फंक्शन करता क्या है, किस तरह का करता है, उसकी कोई डेफिनेशन या उसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं होता, क्योंकि वो चीज कहाँ पे होती है मेंशन, फंक्शन डेफिनेशन में। इसका सिंटेक्स क्या होता है, रिटर्न टाइप यानी कि जैसे इंट, फंक्शन नेम, सम, कितने आर्ग्यूमेंट है उनका टाइप। बस लास्ट में ये चीज याद रखना सेमी कॉलन लगती है। जब फंक्शन डेफिनेशन होती है तो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी डिटेल दे रखी होती है, लेकिन जब फंक्शन डिक्लेरेशन होता है तो इतने के बाद लास्ट में सेमी कॉलन लग जाता है। अब ये कई बार ना 2 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर बोल सकते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, फॉर्मल यहाँ पे पैरामीटर लिख देती हूँ, सॉरी, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट कह लो या पैरामीटर क्या होते हैं। अब आपने एक चीज देखी थी कि यहाँ पर ये जो लिखे हुए थे ये क्या है, एक पैरामीटर है, यानी कि जो पैरामीटर फंक्शन कॉल में यूज होता है, यानी कि 4 क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। कौन सा आर्ग्यूमेंट है, एक्चुअल, जो आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल में यूज होते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, ये फंक्शन कॉल में आर्ग्यूमेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ए और बी। ए और बी क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट है जो किस में यूज हो रहे हैं, फंक्शन कॉल में, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और जो आर्ग्यूमेंट फंक्शन डेफिनेशन में लिखे होते हैं जैसे कि एक्स और वाई, यानी कि आप कह सकते हैं, देखिए एक्स एंड वाई, हमारे यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमारा ए और बी है, ठीक है, वो क्या है, हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और जो x और y है वो क्या है, हमारा फॉर्मल, यानी कि जो फंक्शन कॉल के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखे होते हैं, a और b आर्ग्यूमेंट है, वो क्या है, एक्चुअल, और जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखे होते हैं वो क्या है, बताओ, वो है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। चलो एक प्रोग्राम के थ्रू इन तीनों चीजों को समझाती हूँ। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये तो आपकी पहली लाइन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा ये तो लिखते हैं। प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव है जो कहता है कि आप हेडर फाइल को ये जो लिखी हुई है इसे इंक्लूड करो। अब दूसरी चीज क्या लिखी है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन की नीड कब पड़ती है, जब, देखो पहले आप ये समझो, इस लाइन को बाद में समझाऊंगी, पहले समझो। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है, सिर्फ फंक्शन का नाम दिया जाता है, वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा और कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 2, और दोनों का टाइप क्या है, इंट। इतना समझ आया। और लास्ट में क्या लग जाता है, सेमी कॉलन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वॉइड मेन, ये ठीक है, वॉइड मेन हमने स्टार्ट करा, हमने 3 वेरिएबल लिए, ए बी एस। स्लूजर से स्कैनएफ के थ्रू 2 नंबर क्या करा लिए, सपोज मैंने, एक सेकेंड मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, इट विल बी विजिबल। सपोज मैंने स्कैनएफ के थ्रू इन टाइप के 2 नंबर क्या कराए, इनपुट कराए। अब इनपुट कराने के बाद मेन फंक्शन ने कॉल किया किसको, सम को। क्या बोला कि मेरे बिहाफ पे तुम इन 2 नंबर का सम करके मुझे रिटर्न कर देना एस में, यही तो बोला। और ये जो आर्ग्यूमेंट है ए और बी, ये क्या है, एक्चुअल। एक्चुअली में यूजर ने वैल्यू किस में स्टोर की है,
ए और बी, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल में लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और जो फंक्शन डेफिनेशन में लिखे जाते हैं वो फॉर्मल। तो मेन फंक्शन ने कॉल का मतलब देखो किसके अंदर लिखा हुआ है ये फंक्शन का नाम, मेन के अंदर, तो जिसके अंदर लिखा हुआ है वही तो उसे कॉल कर रहा है। तो सम ने कॉल किया, मेन ने कॉल किया सम को और कहा कि भाई 2 और 3 तुम दो वैल्यू लो, इनका सम निकाल के मुझे किस पे रिटर्न कर देना, एस में रिटर्न कर देना, ठीक है। अब यहां से डायरेक्टली जब एक बार बताओ, उसने कहा कि तुम करके दोगे काम तभी तो मैं प्रिंट कराऊंगा, तो इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद जो कंट्रोल है वो कहाँ चला गया, फंक्शन डेफिनेशन पे, यानी कि जो पहला आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, एक्स में, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी एक्स में या वाई में, यानी कि ए की वैल्यू किस में कॉपी हो गई, एक्स में, और बी की वैल्यू किस में कॉपी हो गई, 3 में, ठीक है। अब उसके बाद एक और वेरिएबल लिया एस, ठीक है। आप देखो चाहे यहाँ पे जो एस दे रखा है ये अलग एस है क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर है। अब उसके बाद मैंने एक एस वेरिएबल लिया, उसके अंदर x प्लस वाई किया, यानी कि 3 + 2 कितना होता है 5। अब ये 5 जो s में स्टोर है वो कहाँ रिटर्न हो जाएगा, इस वाले s पे, यानी कि ये जो 5 वैल्यू है वो इस वाले s में स्टोर हो जाएगी आगे, यानी कि ये s मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है और ये s इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अलग अलग ऐसे, चाहे आप इनके वेरिएबल के नाम अलग अलग भी ले सकते हैं, चाहे आप सेम ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू कहाँ रिटर्न हो गई, मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आने के बाद ए बी एस की वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट। ऐसा समझो, सिंपल सा क्या करा है, एक बार और बता देती हूँ। देखो सिंपल है, ये तो समझ आए कैलकुलेशन कैसे हुई। सपोज मेन फंक्शन ने सम फंक्शन से कहा कि भाई ए और बी की वैल्यू लो और मुझे सम निकाल के मुझको रिटर्न कर देना किस प्लेस पे, एस पे, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है, तो पहले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक्स में आ गई, दूसरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू किस में आ गई, वाई में, और एक्स और वाई प्लस करके उसने अपने वाले, ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है जो एस के अंदर ही है, ठीक है। तो उसने x प्लस वाई की वैल्यू ऐड करके s में स्टोर कर दी और रिटर्न कर दिया किसको, जिस फंक्शन ने इसे बुलाया था। किसने बुलाया था, मेन ने। और मेन ने क्या कहा था कि जब तुम कैलकुलेट कर लो वैल्यू तो तुम कहाँ स्टोर कर देना आके वैल्यू, s में। तो ये वाला जो 5 है वो वैल्यू कहाँ कॉपी कर देगा, इस वाले s में, ठीक है। कॉपी करने के बाद a और b और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट। a की वैल्यू क्या है, 2, 3 और 5, ठीक है। अब एक चीज और समझो, मैंने क्या कहा था, अगर जिस फंक्शन ने बुलाया है उस फंक्शन, देखो फंक्शन बुलाने वाला कौन है, मेन। किसको बुलाया है, सम को। अब इसका डिस्क्रिप्शन पहले लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन बाद में। तो जो फंक्शन बुला रहा है अगर उसका डिस्क्रिप्शन पहले लिखा हुआ है बुलाने वाले से पहले, तो हमें फंक्शन डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अगर ऐसा होता वॉइड में नीचे लिखा होता, इंट सम ऊपर लिखा होता, तो इस लाइन की जरूरत नहीं होती। होप आपको फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और फंक्शन कॉल समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, पर दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊंगी क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगी। देखो, जब मैं आपसे कहती हूँ कि इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, मैंने क्वेश्चन क्या है, इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, तो मेमोरी में जहां भी 2 बाइट की स्पेस अवेलेबल होगा वहां वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 10। वो मेमोरी में कोई लोकेशन होगी, यानी कि एक्चुअली में कोई एड्रेस होगा, उसको मैंने क्या ना, वो एड्रेस मैंने लेट क्या मान लिया कि वो 100 है। अब मेरे पास वेरिएबल तो है जो वैल्यू को स्टोर करे, यानी कि 10 को स्टोर करे, पर ऐसी भी तो कोई चीज होनी चाहिए जो एक किसको स्टोर कर ले, एड्रेस को। तो वो क्या चीज होती है, पॉइंटर। जैसे मैं वेरिएबल को, वैल्यू को स्टोर करने के लिए डिक्लेयर ऐसे करती हूँ ना, लिखने का तरीका ऐसे ही है। ऐसी अगर मुझे कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो ए वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करे, तो उसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, इंट। जैसे नॉर्मल, उससे पहले बस एक स्टार लगा दो या एस्ट्रिक लगा दो, जो क्या स्टोर करता है, ए के एड्रेस को। यानी कि P1 के अंदर क्या स्टोर होगा,
100, ठीक है। सॉरी, पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, यानी कि P1 ने स्टोर क्या कर रखा है? A का एड्रेस। देखो, अगर मैं प्रिंट कराती हूँ A सिंपल सा, तो क्या स्टोर होगा? 10। लेकिन अगर मैं P1 स्टोर कराती हूँ, P1 सिंपल सा प्रिंट कराती हूँ, तो P1 के अंदर वैल्यू क्या स्टोर है? 100। लेकिन अगर मैं चाहती, देखो, अगर मैं सिंपल A लिखती हूँ तो A का मतलब है A के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो डायरेक्टली आके क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं P1 लिखती हूँ तो P1 के अंदर वैल्यू क्या है? वो 100 है, वो डायरेक्टली स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं प्रिंट के अंदर अगर मैं स्टार P1 लगा दूं, यानी डिक्लेरेशन तो ऊपर अलग है, लेकिन अगर मैं स्टार P1 लगा दूं तो उसका मतलब है P1 के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है? एड्रेस है। P1 के अंदर जो एड्रेस है, उस P1 के अंदर एड्रेस क्या है? 100। उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे प्रिंट करा दो। दोबारा लाइन रिपीट कर रही हूँ, P1 के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे प्रिंट करा दो। तो P1 के अंदर एड्रेस क्या है? 100 पे वैल्यू क्या है? 10। तो ये 10 प्रिंट, यानी कि आप जैसे पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि पॉइंटर की हेल्प से ही डायरेक्टली वेरिएबल प्रिंट हो जाए तो हम स्टार P1 लगा देते हैं। तो P1 क्या है? एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। और स्टार P1 का मतलब क्या है? P1 जो है होल्ड करता है एड्रेस को, और दैट एड्रेस इन द मेमोरी, उस एड्रेस पे मेमोरी पे कोई वैल्यू होगी और उस वैल्यू को क्या करना है आपको? प्रिंट। इसका मतलब यही है कि P1 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट करा दो या वो वैल्यू पे चले जाओ, ठीक है। इतना समझ आए? ये छोटा सा पॉइंट था ताकि आप अगले टॉपिक को कर सको। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर पासिंग? डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं 100% श्योर हूँ। मतलब इन चारों क्वेश्चन के लिए तो मैं श्योर हूँ ही, पर इस क्वेश्चन के लिए तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये आएंगे ही आएंगे। तो ये क्वेश्चंस आप प्लीज करिएगा ही करिएगा। सो पैरामीटर पासिंग मेथड होता क्या है? वाइल कॉलिंग अ फंक्शन, जब आप किसी फंक्शन को बुलाते हो, अभी तक आपने फंक्शन को बुलाते कैसे हो? सम, उसके फंक्शन का नाम और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट लिस्ट A और B। तो फंक्शन को बुलाने के दो तरीके हैं, या तो कॉल बाय वैल्यू है या फिर कॉल बाय रेफरेंस है। यानी कि आप जब फंक्शन को बुलाते हो तो फंक्शन के अंदर क्या देते हो? A और B देते हो, सिंपल सा। यानी कि जब आप फंक्शन को बुला रहे हो तो उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट देते हो, या तो आप वैल्यू दे सकते हो, या रेफरेंस का मतलब है कि आप एड्रेस पास कर सकते हो। यानी कि जो A था, A क्या थी? A के अंदर क्या थी? वैल्यू। या तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो आगे आप समझोगे। देखो, एक तो तरीका है सम A, B। इसका मतलब क्या है? आप A और B की क्या पास कर रहे हो? वैल्यू। यानी कि A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 20 है, वो पास कर रहे हो। लेकिन अगर आप पास कर रहे हो एड्रेस A, एड्रेस B, यानी कि सपोज मैं मानती हूँ A और B, ठीक है। A की वैल्यू है 10, B की वैल्यू है 20। A का एड्रेस है 100, B का एड्रेस है 200, ठीक है। तो अगर आप पास करो A, B, तो इसको बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। आप किसी फंक्शन को बुला रहे हो, उसमें वैल्यूज पास करके A और B की, यानी कि पास क्या हो रहा है? 10 और 20। लेकिन आप किसी फंक्शन को बुला रहे हो उसके अंदर क्या पास करके? A और B का एड्रेस, यानी कि यहाँ पर पास हो रहा है 100 और 200। वही है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जब आप किसी फंक्शन को बुलाते हो उसके अंदर वैल्यू डाल के, यानी कि A और B क्या है? वैल्यू। और जब आप किसी फंक्शन को बुलाते हो उसके अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू पास ना करके एड्रेसेस पास करके, तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस बिल्कुल छोटा सा। व्हेन पासिंग अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इट्स कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू, एंड व्हेन वी पास एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल सो वी कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस। तो इस मेथड में होता क्या? ये तो मैंने समझा दिए होते क्या। अब इस मेथड में होता क्या? दिस मेथड कॉपीज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो फंक्शन कॉल के अंदर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट वैल्यू टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। यानी कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में क्या हो जाती है? कॉपी। इन दिस
द चेंजेस मेड टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो भी आप चेंजेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में करते हैं, यानी कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कौन से, जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होते हैं, उनका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। यानी कि सपोज ए और बी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है और एक्स और वाई की वैल्यू में मैंने कोई चेंज किया यानी कि फॉर्मल में, तो उनका ए और बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा वो हम आगे जानेंगे, अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, दिस मेथड कॉपी द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एड्रेस, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होते हैं उनके एड्रेसेस को पास करते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। तो जब हम एड्रेसेस पास करते हैं तो जो भी चेंजेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में होते हैं उनका इफेक्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी होता है। यानी कि पैरामीटर पास करने के, यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं दो तरीके हैं, या तो वेरिएबल की वैल्यू पास कर दो, अगर आप वैल्यू पास कर रहे हो तो उन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का चेंज होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या पास करते हैं, एड्रेसेस पास करते हैं। क्या पास करते हैं, एड्रेसेस। तो यानी कि अगर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो किसमें, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में, तो उनका इफेक्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे भी पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा, आइए हम आगे प्रोग्राम्स के थ्रू समझते हैं। चलिए सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू समझाती हूँ, ठीक है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया स्वैप, वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, किसी भी तरह की वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। यानी कि वॉइड का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न ना करना। वो कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, दो, ए और बी, और किस टाइप के, दोनों इंट टाइप के। इतना समझ आया। फिर हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिए, एक्स और वाई। स्कैन एफ के थ्रू हमने एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट करा ली, सपोज 3 और 2। स्वैपिंग से पहले एक्स की वैल्यू क्या थी, 3, और वाई की वैल्यू क्या थी, 2, ठीक है। अब उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल की, मैं उसे किसी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रही हूँ कहीं भी, बस मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन को अभी क्या कर रही हूँ, बुला रही हूँ, और उसको फंक्शन को बुला रही हूँ और उसे क्या दे रही हूँ, एक्स और वाई की वैल्यूज। सपोज मैं यहाँ एक्स और वाई की क्या ले रही हूँ, वैल्यूज, एड्रेसेस नहीं पास कर रही हूँ। तो एक्स की वैल्यू, यानी कि इसके बाद डायरेक्टली पहले लाइन यहाँ आएगी, उसके बाद ये लाइन चलेगी। तो यानी कि एक्स की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, ए में। यानी कि पहला आर्ग्यूमेंट, इनको क्या बोलते हैं, फॉर्मल, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, एक्स और वाई क्या है हमारे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और ए और बी क्या है हमारे, फॉर्मल, है ना। तो ए की वैल्यू किसमें, एक्स की वैल्यू किसमें कॉपी हो गई, ए की, और वाई की वैल्यू किसमें कॉपी हो गई, बी में, ठीक है। अब इसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, टेम्प, यानी कि एक्चुअली में हमने क्या किया है, एक्स और वाई, सपोज आपने क्या किया, आपके पास एक पीपीटी थी या कोई पीडीएफ थी, j.pdf, आपने उस पर क्लिक करके उसकी एक और कॉपी बना ली, यानी कि रियल कॉपी में चेंज नहीं कर रहे हो, आपने एक और कॉपी बना दी, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू तो वही है, और आपने क्या करा, ए और बी एक और, मतलब एक और वेरिएबल में वही वैल्यू स्टोर करा दी। आप एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहे हो। फिर आपने क्या करा, एक और वेरिएबल लिया टेम्प, और बी की जो भी वैल्यू है वो किस में डाल दी, टेम्प में। ये लाइन तो ये कह रही है बी की वैल्यू टेम्प में डाल दो, और जो ए की वैल्यू है वो किस में डाल दो, बी में। यानी कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और टेम्प में जो भी वैल्यू पड़ी है उसे किस में डाल दो, ए में। यानी कि यहाँ क्या हो गई, 2, ठीक है। इसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराई, तो स्वैप हो गई इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आती, 2, बी की वैल्यू क्या आती, 3। इतना समझ आया। तो ए की वैल्यू 2 हो चुकी है, बी की वैल्यू 3 हो चुकी है, यानी कि इसके बाद इसका काम कंप्लीट हो गया, ये वापस आ गया, यानी कि ये करने के बाद वो वापस आ गया। अब एक चीज बताओ, जब वो वापस आया तो एक्स की और वाई की वैल्यू में कोई चेंज होगा नहीं। हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो किस में किए हैं, ए और बी में। यानी कि हमने क्या करा, एक पीडीएफ थी उसकी मैंने एक और कॉपी बनाई और उसमें चेंजेस कर दिए, और चेंज करने के बाद सेव कर दिया। तो जो चेंजेस हुए वो दूसरी में हुए ना, ए और बी में।
x और y में तो कोई चेंज नहीं हुए, तो x और y की वैल्यू तो अब भी 3 और 2 थी, मतलब रेस्पेक्टिवली x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 2 थी, और स्वैपिंग होने के बाद भी, मतलब वर्क होने के बाद भी वही रही, क्योंकि हमने जो चेंजेस करे वो a और b में करे, यानी कि मैंने दूसरी कॉपी में करे, रियल कॉपी में कोई चेंज नहीं करे, क्योंकि हम इसमें क्या पास कर रहे थे, वैल्यू। अब इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। ये आपको समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल बाय रेफरेंस यानी कि जब हम वैल्यू पास ना करके क्या पास करते हैं, एड्रेसेस। सपोज ये क्या था, अब देखो जब मैं एड्रेसेस की बात कर रही हूँ, अच्छा पहले ये चीज छोड़ देते हैं, पहले हम यहाँ पे आते हैं। अब हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, x और y, और x और y की वैल्यू यूजर से क्या कराई, इनपुट कराई। सपोज x की वैल्यू 3 थी, जो उसमें ली थी वही ले लेते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू क्या थी, 2। सिंपल सा हमने ले लिया। अब हमने x और y की वैल्यू क्या करा दी, प्रिंट करा दी। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिया स्वैप, मैं फंक्शन को बुला रही हूँ, उसके अंदर x और y की वैल्यू नहीं भेज रही हूँ, क्या भेज रही हूँ, एड्रेस, x का एड्रेस और y का एड्रेस। अब x का एड्रेस और y का एड्रेस स्टोर करने के लिए मुझे कोई वेरिएबल चाहिए, तो वो वेरिएबल किस टाइप के होंगे, पॉइंटर टाइप के। किस टाइप के, पॉइंटर टाइप के। यानी कि अगर मुझे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करना होता तो मैं इंट भी लिखती हूँ, लेकिन अब मुझे किस टाइप का डिक्लेयर करना है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, तो मैं क्या लगाऊंगी, इंट स्पेस स्टार a, ठीक है। तो अब क्या करा, मैंने एड्रेसेस भेजे तो मैंने, अब देखो पहले यहाँ समझो, x का जो एड्रेस है वो पॉइंटर a में स्टोर हो जाएगा और y का एड्रेस कहाँ स्टोर हो जाएगा, b में। तो a का एड्रेस क्या है 100, वो x का एड्रेस क्या है 100, तो वो a में स्टोर हो गया। y का एड्रेस क्या है 200, वो किस में स्टोर हो गया, b में। इतनी चीज समझ आई आपको, ठीक है। तो यानी कि अब इतना यहां तक समझ आया। तो इसी वजह से मैंने जब फंक्शन डिक्लेरेशन दिए, स्वैप फंक्शन है जो किसी भी तरह की वैल्यू कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न नहीं करेगा, वो दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है। वो दो आर्ग्यूमेंट क्या है, पॉइंटर a और पॉइंटर b, यानी कि जो वेरिएबल है वो पॉइंटर टाइप के हैं और दोनों का टाइप क्या है, इंट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर a का एड्रेस, x का एड्रेस और y का एड्रेस a और b में कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया b। अब ये लाइन क्या कहती है, स्टार b का मतलब क्या, b में जो एड्रेस है, b में एड्रेस क्या है 200, b में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे किस में कॉपी कर दो, टेम्प्ट में। इस लाइन का मतलब बताओ, जो अभी मैंने सिखाया था, b में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू, b में एड्रेस क्या है 200, 200 पे वैल्यू क्या है 2, उसे किस में कॉपी कर दो, टेम्प्ट में, ठीक है। इतनी लाइन समझ आई। अब इसके बाद ये क्या लिखा है, स्टार b इक्वल टू स्टार a, यानी कि a में जो एड्रेस है, a में एड्रेस क्या है 100, 100 पे जो वैल्यू है वो क्या है 3, उसे किस में डाल दो, b में, उसे किस पे डाल दो, किससे रिप्लेस कर दो, b में जो एड्रेस है 200 उस पे जो वैल्यू है 2, उसे उससे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यानी कि 2 की जगह 3। एक बार और लाइन सुनो, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समझ आ गई। पहली क्या है, टेम्प्ट इक्वल टू स्टार b, इसका मतलब है b में जो एड्रेस है, b में एड्रेस क्या है 200, 200 पे जो वैल्यू है वो क्या थी, पहले यहाँ पे रब करो इसे, 200 पे वैल्यू क्या थी 2, उसको किस में डाल दो, टेम्प्ट में। इतनी चीज समझ आई। अब दूसरा स्टार a का मतलब क्या है, a में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है 3, उसे कहाँ डालना है, उसे डालना है b में जो एड्रेस है, यानी कि 200, 200 पे वैल्यू क्या है 2, उसे 3 से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। अब जो तीसरी लाइन है वो क्या कहती है, तीसरी लाइन क्या है, स्टार a टेम्प्ट, टेम्प्ट में वैल्यू क्या पड़ी है 2, 2 को किससे रिप्लेस करना है, a में जो एड्रेस है 100, 100 पे जो वैल्यू पड़ी है 3, उससे उसे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। इतना करने के बाद ये वापस, यानी कि यहाँ से जाने के बाद, ये करने के बाद ये कहाँ वापस आ गया, इसी चीज पे वापस आ गया। वापस आने के बाद अगर हम x और y की वैल्यू, x और y, अगर उसके बाद हम x और y की वैल्यू, एक सेकेंड,
x और इसे हटा दो। आफ्टर स्वैपिंग अगर हम x और y की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 और y की वैल्यू क्या हो चुकी है 3, यानी कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंज होने पे। यानी कि जो पहले था, अगर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंज हुआ था तो एक्चुअल में कुछ चेंज हुआ था, नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि हम वहां पे वैल्यू यानी कि दूसरी कॉपी बना रहे थे। x की कॉपी बना दी थी a, y की कॉपी बना दी थी b। लेकिन जब कॉल बाय रेफरेंस है, यानी कि हम a और b का ही, x और y का ही एड्रेस भेज रहे हैं, किसको, a और b को, तो यानी कि इसमें क्या है, जो भी चेंजेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में होंगे वो चेंजेस कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको करिएगा, ठीक है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है रिकर्शन। What define recursion? Write a program to find out the factorial of a number using recursion. Recursion क्या होता है और इसका फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेडली आता ही आता है। 18-19 में आया हुआ है, ये 15-16 में आया हुआ है, 14-13 में आया हुआ है और ये 19-20 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ करिए। मतलब ये चारों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है पर ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिकर्शन होता क्या है? रिकर्शन, एक सेकेंड, रिकर्शन होता है फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज नॉन एज रिकर्सिव फंक्शन। जो फंक्शन अपने आप को ही बार बार बुलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। यानी कि अभी समझाऊंगे, इन रिकर्शन द कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन आर सेम। यानी कि जो बुला रहा है और जिसको बुलाया जा रहा है वो दोनों सेम है। जैसे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में, एक सेकेंड, अब आपका फंक्शन कौन सा है, मेन। मेन फंक्शन में आप किसको बुला रहे हो, रिकर्स। यानी कि ये क्या है, फंक्शन कॉल है। कौन बुला कौन रहा है, कॉलिंग फंक्शन कौन है वहां पे, और कॉल्ड फंक्शन अलग अलग है ना। एक बुलाने वाला फंक्शन कौन है, मेन, और बुलाया कौन सा जा रहा है, रिकर्स। लेकिन अब देखो, ये दूसरा फंक्शन है वॉइड रिकर्स, इसके अंदर एक और फंक्शन कॉल हो रही है रिकर्स। किसको बुलाया जा रहा है, रिकर्स को। कौन बुला रहा है, रिकर्स। बुलाने वाला वो होता है, जैसे मेन है, मेन की बॉडी के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो, यानी कि मेन के अंदर बुलाया गया था, रिकर्स फंक्शन को बुलाया जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को बुलाए, यानी कि ए पर्सन बी पर्सन को बुला रहा है, उसे फंक्शन कॉल कहते हैं। लेकिन अब रिकर्स ही खुद को बुला रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव कॉल। जब एक फंक्शन खुद को ही बार बार बुलाए, यानी कि बुलाने वाला और बुलाए जाने वाला, जिसको बुला रहे हो और जो बुला रहा है वो दोनों सेम ही हो। देखो ये क्या है, फंक्शन कॉल का मतलब क्या होता है, फंक्शन का नाम, उसके अंदर उसके आर्ग्यूमेंट, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है। अब बुला कौन रहा है, किसके अंदर फंक्शन कॉल लिखी हुई है, रिकर्स के अंदर। यानी कि बुलाने वाला और बुलाए जाने वाला दोनों ही कौन है, सेम है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, रिकर्सिव कॉल कहते हैं। और फंक्शन कॉल और रिकर्सिव कॉल में समझ आए। आइए इसका एक प्रोग्राम जानते हैं। ये प्रोग्राम, दो प्रोग्राम कराऊंगी, फिबोनाची और फैक्टोरियल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और ये आते ही आते हैं, ठीक है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट। वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, इन टाइप को। किसको, जिस फंक्शन ने उसे बुलाया है। अब ये कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक, और उसका टाइप क्या है, इंट, ठीक है। इतनी लाइन समझ आई, ये क्या होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर इसके बाद हमने मेन फंक्शन डाला, उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, नम और जेड, ठीक है। उसके बाद मैंने स्कैनएफ के थ्रू एक नंबर इनपुट कराया, जिसका मैं क्या निकालना चाहती हूँ, फैक्टोरियल निकालना चाहती हूँ। लेट सपोज मैं 3 का फैक्टोरियल निकालना चाहती हूँ। आप कोई भी नंबर ले लो। अच्छा, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2 × 6 होता है, ठीक है। सिंपल सा पता है 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6। तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, 6। उसके बाद मैंने क्या करी है, ये क्या है, फंक्शन कॉल। ये क्या है बेटा, फंक्शन कॉल। आपने फंक्शन को बुलाया
फैक्ट नाम का एक फंक्शन है, आपने बुलाया और बुलाने के बाद आपने बुला के आपने उसने नम की वैल्यू दी और उससे कहा जब आप इसका फैक्टोरियल निकाल दो, तो जब आप इसका आपने इसको वैल्यू भेजी और जब आप इसका फैक्टोरियल निकाल दो तो मुझे वो आंसर किस में स्टोर करके दे देना, z में, ताकि मैं काम को कंप्लीट कर सकूं। आपने फैक्ट नाम के फंक्शन से कहा कि भाई मैं तुमको 3 वैल्यू दे रही हूं, ये कौन से आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, मैं तुम्हें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट दे रही हूं, तुम मेरे लिए मेरे बिहाफ पे तुम इसके लिए क्या कर दो, इसका फैक्टोरियल निकाल दो और जब तुम निकाल दो तो z में स्टोर कर देना, मैं z को क्या कर दूंगी, प्रिंट कर दूंगी। ठीक है, तो आपने क्या करा, z इक्वल टू फैक्ट 3, फंक्शन कॉल गई कहाँ, यहां जाने से z जो वैल्यू थी नम की वो किस में कॉपी हो गई, n में, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, 3। इतना समझ आया। ये आने के बाद फिर वो क्या करेगा, पहली कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 जो है 0 के इक्वल है, यानी कि कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो उसके बाद वो कौन सा पार्ट चलाएगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा, है ना। एल्स वाले पार्ट में क्या आएगा, रिटर्न n की वैल्यू क्या है आपकी 3 मल्टीप्लाई फैक्ट, फैक्ट क्या है n-1, n-1 कितना होगा 2, यानी कि मैं ये सारी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मैं किसको रिटर्न करूंगी, यहाँ z पे वैल्यू स्टोर कर दूंगी, यानी कि जब मेरा ये पूरी वैल्यू निकल जाएगी तो इस वैल्यू को मैं जाके कहाँ स्टोर कर दूंगी, z में, ताकि मेन फंक्शन इसको प्रिंट करा दे। अब एक चीज बताओ, क्या मुझे फैक्ट 2 की वैल्यू पता है, नहीं, मुझे तो नहीं पता। अब ये क्या है, एक फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल कैसे लिखते हैं, फंक्शन का नाम और उसके आगे क्या लिखना, आर्ग्यूमेंट, इतना पता है ना आपको। अब एक चीज बताओ, क्या ये क्या है, एक सेकंड ये रब कर देती हूँ, ये क्या है, इतना पार्ट, ये है एक फंक्शन कॉल, किसको हो रही है, फैक्ट को हो रही है, किसको हो रही है, फैक्ट को, यानी कि कॉल करने वाला और कॉल होने वाला, यानी कि किसके अंदर कॉल हो रही है, फैक्ट बुला रहा है किसको, खुद को ही, तो ये क्या है, रिकर्सिव कॉल है, यानी कि अब क्या होगी दोबारा से, यानी कि ये जब वैल्यू मुझे निकल जाएगी तब मैं z को रिटर्न करूंगी, यानी कि अब ये करते हैं, इससे क्या हुआ, इससे जो मेरी यहाँ ये रब कर देते हैं, इससे मेरी जो n की वैल्यू हो गई, एक सेकेंड, इससे मेरी जो n की वैल्यू हो गई, यानी कि फैक्ट 2, यानी कि फंक्शन कॉल हुई, n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो उसने चेक करा क्या n की वैल्यू 2 इक्वल टू 0 है, क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स होने की वजह से उसने चेक किया तो क्या चलेगा, एल्स पार्ट, यानी कि रिटर्न, इधर लिख देती हूँ सो दैट थोड़ा सा समझ आए, एक सेकेंड, उसने करा रिटर्न 2 मल्टीप्लाई क्या है, फैक्ट n-1, 2 - 1 कितना होगा, 1। ठीक है, अब मुझे फैक्ट 1 की वैल्यू पता है नहीं, तो फिर से रिकर्सिव कॉल होगी, यानी कि फिर से दोबारा से क्या होगी, कॉल होगी, यानी कि जब ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई फैक्ट, तो मैं इसको दे दूंगी फैक्ट 2 को, और फैक्ट 2 3 से मल्टीप्लाई करके z में वैल्यू स्टोर कर देगा। अब मुझे फैक्ट 1 की वैल्यू नहीं पता, तो यहां लिखेंगे फैक्ट 1, यानी कि फिर से रिकर्सिव कॉल हो रही है, क्या मतलब, ये इसको फिर से कॉल कर रहा है, तो फैक्ट 1 की वैल्यू करेंगे, यानी कि n की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 1। क्या, फिर हम चेक करेंगे, हमारा दे रखा है, देखो फिर से हम जाएंगे, क्या 1 जो है वो 0 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला, यानी कि रिटर्न 1 मल्टीप्लाई फैक्ट n-1, n की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 - 1। ठीक है, अब मुझे 1 - 1 क्या होगा, बताओ, 1 - 1 डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या फैक्ट 0 की वैल्यू है, मेरे पास फैक्ट 0 की भी वैल्यू नहीं है, तो फिर से क्या होगी, कॉल होगी, यानी कि फैक्ट जो है खुद को ही बुला रहा है, तो भाई वो दोबारा बुलाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब n की वैल्यू, यानी कि दोबारा से कॉल होगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब वो चेक करेगा क्या 0 0 के इक्वल है, इस टाइम पे क्या हुआ, ट्रू, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 1।
किसको रिटर्न कर देगा, इस वाले पोर्शन को 1 रिटर्न कर देगा। यानी कि इस पार्ट का जो आंसर है वो क्या मिल गया हमको 1। तो यानी कि 1 × 1 कितना होगा 1। ये 1 किसको रिटर्न हो जाएगा, इस वाले पोर्शन को। यानी कि 2 × फैक्ट 1 की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 1। तो कितना हुआ 2। यानी कि हमें फैक्ट 2 की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, वो क्या है 2। यानी कि 3 × 2 यानी कि 6 निकलते ही वो वैल्यू किसको रिटर्न हो जाएगी, z को। यानी कि z, ये सारा होते ही z की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। और आप क्या प्रिंट कर देंगे, फैक्टोरियल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6। सिंपल सा ये है कि बार बार ये जो कॉल हो रही है ये रिकर्सिव कॉल हो रही है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको और समझ आए। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल आता ही आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो 2 तरह से आता है, मैं इसके दोनों तरीके करा दूंगी सो दैट आपको दिक्कत ना हो। डिफाइंड रिकर्शन। रिकर्शन होता क्या है, जो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है उसको क्या बोलते हैं, रिकर्शन, उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फिबोनाची सीरीज। आपको फिबोनाची सीरीज का सम निकालना है यूजिंग रिकर्शन। देखो क्वेश्चन एक बार ये भी आया हुआ है कि सिर्फ फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना और प्रिंट कराने के बाद उनका सम निकालना। देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं बाय वन दोनों ही क्वेश्चन करा दूंगी कि फिबोनाची सीरीज का सम कैसे निकलता है और उसको प्रिंट कराया कैसे जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन जो है 21, 22, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 14, 15 ये क्वेश्चंस हर बार आए हुए ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको फिबोनाची सीरीज सिखा देती हूँ होती क्या। फिबोनाची सीरीज होती है 0, 1, 2, 3, 5, 8। अभी देखो 1 कैसे रही है, पहली 2 को तो छोड़ दो, पहली 2। अच्छा देखो 0 + 1 क्या होता है 1, 1 + 1, एक सेकेंड मैं दूसरे से लिखती हूँ सो दैट आपको क्लियर है। 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8। ठीक है, पहली 2 डिजिट का सम तीसरे का होता है। देखो ये तो फर्स्ट छोड़ दो, 0 + 1 क्या होता है 1, 1 + 1 क्या होता है 2। ठीक है, 1 + 1 क्या होता है 2। अब देखो 1 और 2 क्या होता है 3, 2 + 3 क्या होता है 5, 3 + 5 क्या होता है 8। यानी कि जो पहली वाली 2 डिजिट का सम तीसरी का सम होता है तो उसे बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। यानी कि देखो 0 + 1 का सम 1 है, 1 + 1 का सम देखो 0 + 1 का सम 1 है, 1 + 1 का सम है 2 और 2 + 1 का सम है 3। यानी कि पहली 2 का सम तीसरी का सम हो, पहली 2 डिजिट का सम तीसरी की वैल्यू हो उसे बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो पहले हम देखो दोनों क्वेश्चन है, अगर मैं प्रिंट भी सिखाऊंगी और सम निकालना भी सिखाऊंगी। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि कैसे फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराते हैं, फिर नेक्स्ट हम उसका सम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले #include studio.h लिखा है, सिंपल है। आपने फंक्शन डिक्लेरेशन दी, फिर एक फंक्शन का नाम है जो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा अपने बुलाने वाले फंक्शन को, इंट। वो कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक के और किस टाइप का इंट, और लास्ट में क्या लगेगा सेमीकोलन। फिर हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन को मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने क्या करे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे n, i और z। यानी कि ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें और n में क्या स्टोर हो रहा है, मतलब कितनी सीरीज तक प्रिंट कराना चाहते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3 मैं मतलब 4 सीरीज तक प्रिंट कराना चाहती हूँ। या फिर ऐसे कह लो, मैं कहूँ 0, 1, 2 है ना, ये वैल्यू क्या होती है 0, 1, 1, 2, 3 ये है। तो मैं चाहती हूँ पहली 3 वैल्यू प्रिंट हो या पहली 4 वैल्यू प्रिंट हो। तो n के अंदर स्टोर होगा कि आप अपनी सीरीज की कितनी वैल्यूज प्रिंट कराना चाहते हैं। मैं इस पहली की 3 कराना चाहती हूँ, पहले के 4 कराना चाहती हूँ, पहले के 10 कराना चाहती हूँ। मैं छोटी सी ले लेती हूँ, आप करा कितनी भी लेना। मैं n के अंदर चाहती हूँ कि पहली 3 सीरीज प्रिंट हो, यानी कि 0, 1
और 1 मैं चाहती हूँ बस इतना प्रिंट हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिंटिंग हो 0 1 1 2 3 तो आप उससे आगे ले जाइएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, i एक वेरिएबल लिया जो फॉर लूप के लिए यूज होगा। तो फॉर लूप कैसे, i की वैल्यू पहले इनिशियलाइज होगी 0, i यानी कि 0 क्या 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। इसके बाद फंक्शन कॉल हो रही है, फंक्शन को बुलाया जा रहा है fib i और i की वैल्यू दी जा रही है और उससे बोला जा रहा है कि तुम मेरा काम करके मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है। तो i की वैल्यू कहाँ आ रही है 0, तो k के अंदर अब देखिए i की वैल्यू क्या है 0 और हम उसके अंदर क्या रिटर्न क्या दे रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है यहाँ। तो भाई k की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है, k की वैल्यू 0 हो गई। अब उसने चेक करी क्या k की वैल्यू 0 0 के इक्वल है, हाँ, तो उसने रिटर्न क्या कर दिया 0, यानी कि 0 कहाँ रिटर्न हो गया z में और z की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 0। सही आया समझ। फिर उसके बाद i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट, i की वैल्यू 0 से लेकर क्या हो जाएगी 1, इतनी चीज समझ आई। फिर दोबारा से फंक्शन यहाँ पे जब तक फॉर लूप के अंदर फंक्शन कॉल हो रही है, देखो फिर दोबारा से हमने फंक्शन कॉल की तो k की वैल्यू इस टाइम पे क्या हो गई 1, इफ क्या 1 सॉरी पहले हमने करा 0, k की वैल्यू क्या 1, क्या 0 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। फिर हम कहाँ गए एल्स इफ पे, k की वैल्यू क्या 1, क्या 1 के इक्वल है, हाँ, तो वो रिटर्न कर देगा क्या 1, किसको z को। तो z में वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले क्या थी 0 थी, फिर क्या हो गई 1। अब जो 1 हो गया वो क्या हो गया प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद फिर से क्या हुआ, i का इंक्रीमेंट हुआ, तो i की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2 हो गई। जब i की वैल्यू 2 हो गई फिर से यहाँ पे क्या हुई फंक्शन कॉल हुई, k की वैल्यू फिर क्या हो गई 2 हो गई। इतनी चीज समझ आई, k की वैल्यू क्या हो गई, एक सेकेंड, k की वैल्यू हो गई 2, इतना समझ आया। फिर से दोबारा से चेक किया, क्या जो आपकी वैल्यू है 0 मतलब k की वैल्यू क्या है इस टाइम पे 2, क्या 2 जो है इक्वल है 0 के, कंडीशन फॉल्स। फिर हमने चेक किया एल्स इफ क्या जो 2 है वो 1 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स। तो हम किस पे गए एल्स पार्ट पे। अब क्या हुई देखो एल्स पार्ट पे ये क्या हो रही है फंक्शन कॉल हो रही है, लास्ट वाले पार्ट पे गए, यानी कि रिटर्न फिब k की वैल्यू क्या है 3 - 1 प्लस फिब 3 - 2, k की वैल्यू क्या थी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, k की वैल्यू है 2 - 1 और ये क्या है 2 - 2। अब देखो इसके बाद हमने माइनस का रिटर्न, फिर 2 - 1 क्या हुआ 1 हुआ और फिर 2 - 2 क्या हुआ हमारा 0 हुआ। ये चीज समझ आई। अब देखो 2 बार फंक्शन कॉल होगी, एक तो यहाँ और एक यहाँ। अब देखो ये यानी कि जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी उसके बाद ही हम रिटर्न करेंगे z पे वैल्यू। अब मुझे फिब के लिए फिर से फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी, यानी कि अब दोबारा से जो k की वैल्यू थी वो k की वैल्यू अब 2 की जगह क्या हो जाएगी 1, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब वो दोबारा से चेक करेगा इफ क्या k यानी कि k की वैल्यू क्या है मेरी 1, 1 क्या 0 के इक्वल है, नहीं, फॉल्स। फिर वो चेक करेगा एल्स क्या 1 की वैल्यू 1 के इक्वल है, हाँ ट्रू, तो इसको वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा ये 1, यानी कि फिर 1 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1 आ गई। अब मैं जाऊंगी फिर 0 पे, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पहले वाला पोर्शन चेक करेगा, यानी कि दोबारा देखो इसके लिए एक फंक्शन कॉल होगी, फिर किसके लिए फंक्शन कॉल होगी, इसके लिए, दोनों के लिए फंक्शन कॉल होगी। अब इसके बाद इफ क्या 1 जो है 0 जो है 0 के इक्वल है, हाँ, कंडीशन ट्रू,
तो रिटर्न क्या कर देगा 0, यानी कि किसको रिटर्न करेगा, इस वाले को। क्या रिटर्न हो जाएगा 1 + 1, 1 + 0 1। तो ये जो रिटर्न होगा, यानी कि इस चीज को कैलकुलेट करने के बाद कहाँ वैल्यू रिटर्न होगी, z पे वैल्यू रिटर्न होगी और z क्या प्रिंट कर देगा 1, यानी कि 0 1 1 हो गया। बस यही है। अगले में मैं अब n की वैल्यू 4 लेके दिखा दूंगी और उनका सम भी करके दिखा दूंगी। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आया होगा कैसे फिबोनाची सीरीज प्रिंट करते हैं। ठीक है, आइए इसका दूसरा पार्ट समझते हैं कि अब हमको फिबोनाची सीरीज भी प्रिंट करानी है। और देखो, जैसे आपने फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर दी और साथ साथ हमें उसका क्या प्रिंट कराना है, सम कराना है। इस बार मैं n की वैल्यू जो है क्या लेती हूँ, ज़्यादा ले लेती हूँ, सो दैट आपको समझ आए। फिब एक फंक्शन का नाम है जो किस तरह की क्या वैल्यू ले रहा है, k, किस टाइप की वैल्यू है वो इन टाइप की, और किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, जिस फंक्शन को जो से बुला रहा है इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैंने i, ठीक है, हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे। सबसे पहले i, n, z और सम को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। उसका रीजन आपको पता है ना, क्यों इनिशियलाइज करते हैं, हम इसलिए इनिशियलाइज करते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू हट जाए। स्कैनएफ के थ्रू मैंने n में इनपुट कराया कि मैं चाहती हूँ पहले 1 1 1 2, यानी कि 4 जो हैं प्रिंट हो, और कितनी वैल्यू आनी चाहिए 4, क्योंकि 2 + 1 + 1 0 होता है। ये समझ आया। अब सबसे पहले इनपुट कराने के बाद i की वैल्यू मैंने क्या करी 0, 0 छोटा है n की वैल्यू से, कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू, तो मैंने क्या करा फंक्शन कॉल, यानी कि मैंने करा फिब 0, और ये फंक्शन कॉल कहाँ गई, यहाँ गई, यानी कि k की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। फिर इसके बाद देखा क्या 0 जो है 0 के इक्वल होता है ट्रू, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, तो ट्रू होने के बाद ये रिटर्न कर देगा 0, किसको, इसको रिटर्न कर देगा, और कहाँ स्टोर हो जाएगा z में, यानी कि क्या हो गई 0। इतनी चीज समझ आई। हमने फिर इसके बाद क्या लिखा है सम में पहले से क्या पड़ा है 0, सम में क्या पड़ा है 0, और z में क्या पड़ा है 0, तो सम में क्या आ जाएगा 0 + 0, यानी कि 0 0 से रिप्लेस हो जाएगा और z की वैल्यू क्या हो जाएगी प्रिंट, यानी कि सबसे पहला 0 प्रिंट हो जाएगा। अब इतना होने के बाद आपको पता है ना कि पहले स्टेटमेंट चेक होता है, पहले i की वैल्यू इनिशियलाइज होती है, उसके बाद क्या होता है वर्किंग के बाद क्या होता है इंक्रीमेंट। i की वैल्यू 1 हो गई। अब i की वैल्यू 1 होने के बाद फिर से कॉल हुई फिब 1, फिब 1 से हम कहाँ गए, यहाँ गए। यहाँ जाने के बाद हमने k की वैल्यू क्या करी 1, ठीक है, k की वैल्यू 1 है। फिर हमने देखा क्या, इस लाइन पे देखा क्या जो है 1 इक्वल है 0 के, क्या 1 0 के इक्वल है, कंडीशन क्या हो गई हमारी फॉल्स हो गई। तो हमने कुछ नहीं किया, फिर हम नीचे गए एल्स इफ पे, हम एल्स इफ पे देखा क्या 1 1 के इक्वल है, कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। तो इसने क्या कर दी रिटर्न कर दी वैल्यू किसको z को। तो z की वैल्यू फिर से, z की वैल्यू क्या हो गई हमारी, पहले 0 थी, z के बाद इसकी वैल्यू यहाँ की जगह यहाँ लिख देती हूँ, पहले z की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, यानी कि 0 से क्या हो चुकी है 1। अब सम में पहले से क्या पड़ा था 0 और z की वैल्यू क्या है 1, तो 0 + 1 1, यानी कि सम की वैल्यू क्या हो गई 1, और z की वैल्यू क्या थी 1, वो हमने क्या करा दी प्रिंट। इतना समझ आया। फिर i की वैल्यू फिर क्या हो गई 1 की जगह 2, यानी कि इंक्रीमेंट होगा, यानी कि जब i, फिर हमने क्या करा फिब 2 कॉल किया। अब फिब 2 कॉल करने के बाद यहाँ पे गए, k की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। फिर इसने चेक करा इस लाइन को, क्या 2 जो है इक्वल है 0 के, कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर से कहाँ गए एल्स वाले पार्ट पे, एल्स इफ क्या 2 जो है इक्वल है 1 के, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर कहाँ गए हम एल्स वाले पार्ट पे, एल्स वाला पार्ट क्या कहता है रिटर्न, k की वैल्यू क्या है 2, फिब 2 - 1 1 + 2 - 2 फिब
0, यानी कि fib1 और fib0 की वैल्यू निकालो और उनका ऐड करके रिटर्न कर दो। अब मुझे बताओ fib1 की वैल्यू नहीं पता, यानी कि फिर से ही क्या होगी, रिकर्शन स्टार्ट होगा। यानी कि अब इसके लिए निकालेंगे तो यानी कि जब पहले सपोज ये कॉल करेगा, इसने क्या करा, इसने कॉल किया इसको, यानी कि k की 1 जो है किस में आ गई, k की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर इसने चेक करा, इफ क्या चेक करा कि भाई k की वैल्यू है, जो k की वैल्यू है क्या ये 0 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हुई। फिर इसने करा k की वैल्यू सॉरी k की नहीं, फिर हमने एल्स वाले पार्ट को चेक किया। एल्स वाले में क्या है, क्या इफ 1 1 के इक्वल है, हाँ 1 1 के इक्वल है, ये हो गया ट्रू। तो जब ये ट्रू हो गया तो इसने क्या वैल्यू रिटर्न कर दी, इसने वैल्यू रिटर्न कर दी 1, किसको, इसको। तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई 1। अब इसके बाद जब इसका काम हो गया तो अब ये वाला पोर्शन निकलेगा, यानी कि इसने फिर से कॉल की। अब ये करने के बाद किसने कॉल की, इसने कॉल की। जब इसने कॉल की तो k की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि भाई 0 ही तो पास हो रही है। अब हमने चेक करा इफ वाला पार्ट, क्या k की वैल्यू क्या है इस बार 0, 0 0 के इक्वल है ट्रू, तो ये रिटर्न कर देगा 0, किसको, इसको। तो 1 + 0 क्या हुआ 1, ठीक है। अब 1 ये इसकी वैल्यू क्या आई, सपोज 1 आई, तो ये वैल्यू कहाँ रिटर्न हो जाएगी जाके z में, तो z की वैल्यू क्या हो गई 1। अब सम में सम + z, सम की वैल्यू क्या पड़ी थी पहले से 1, सम की वैल्यू क्या पड़ी है 1, तो 1 यहाँ लिखा। और z की वैल्यू क्या पड़ी है, अब करंट क्या, पहले क्या थी अब क्या है 1, तो 1 + 1 2, तो सम में क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ पे इतना समझ आया, 1 की जगह क्या हो गई सम की वैल्यू 2, और z की वैल्यू करंट क्या थी 1, उसे हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, यानी कि क्या आ चुका है 1। अब उसके बाद फिर से i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी 3, क्या 3 4 से n की वैल्यू क्या 4, कंडीशन ट्रू, तो फिर से कॉलिंग होगी, वो कॉलिंग क्या होगी fib3, यानी कि fib3 कॉल होगा। यानी कि कैसे कॉल होगा, यानी कि ये यहाँ से कॉलिंग हो जाएगी, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब हम चेक करेंगे इफ पहला k की वैल्यू क्या 3 = 0 है, कंडीशन फॉल्स है। फिर हम चेक करेंगे एल्स इफ, ये वाला जो पोर्शन है एल्स इफ वाला, ये क्या जो है 3 जो है इक्वल है 1 के, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम कौन से वाले पार्ट पे जाएंगे, एल्स। एल्स क्या कहता है, रिटर्न, एक सेकेंड, रिटर्न फिब क्या है हमारा 3 - 1 प्लस 3 - 1 कितना होगा बताओ खुद, 3 - 1 होगा 2, प्लस फिर 3 - 2 कितना होगा 1, यानी कि जब टोटल वैल्यू निकल जाएगी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तब मैं रिटर्न करूंगी z को। तो fib2 की वैल्यू, यानी कि fib2 फिर से कॉल करेगा किसको, इसको, फिर ये कॉल करेगा इसको, तो अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बताओ k की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो हम चेक करेंगे क्या है ना, पहले हम क्या चेक करेंगे, सिंपल सा, क्या जो k है वो k की वैल्यू क्या 2, क्या 2 0 के इक्वल है, नहीं फॉल्स। फिर हम चेक करेंगे एल्स इफ वाला, क्या जो है 2 जो है 1 के इक्वल है, नहीं फॉल्स है। तो हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, रिटर्न वाला। वो रिटर्न वाला पार्ट क्या है, रिटर्न फिब k की वैल्यू क्या है 2, तो 2 - 1 fib1 प्लस 2 - 2 fib0, यानी कि दोबारा से फंक्शन कॉल हुई, यानी कि इन दोनों का ऐड किसको रिटर्न होगा, इसको। तो अब इसकी भी भाई फंक्शन कॉल निकालेंगे, तो k की वैल्यू क्या हो गई 1, तो अब वो चेक करेगा क्या k की वैल्यू 0 के, अब वो चेक करेगा फिर से
अब इसके लिए फंक्शन कॉल निकलेगी क्या, 0 जो है 0 के के की वैल्यू क्या 1, 1 क्या 0 के इक्वल है, नहीं। फिर वो चेक करेगा क्या 1 1 के इक्वल है, हाँ, तो वो रिटर्न क्या कर देगा इसको 1, क्या कर देगा रिटर्न 1 कर देगा। अब k की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यही तो होगी k की वैल्यू 1 होगी। अब वो चेक सॉरी k की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी 0, तो वो चेक करेगा क्या 1 0 इक्वल टू 0 है, हाँ ट्रू, तो क्या रिटर्न हो जाएगा इसको 0 रिटर्न हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 कितना होता है 1, तो इस वाले पोर्शन को क्या रिटर्न हो जाएगा 1। इतनी चीज समझ आई। अब इसके लिए फिर से k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यही तो होगी k की वैल्यू 1। अब k की वैल्यू जब 1 होगी तो वो चेक करेगा इफ 1 इक्वल टू 0 फॉल्स, फिर वो चेक करेगा एल्स 1 इक्वल टू 1, हाँ ट्रू। अब ट्रू होने के बाद क्या रिटर्न कर देगा इसको 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 कहाँ, ये जो 1 प्लस 1 निकला है 2, वो कहाँ रिटर्न होगा यहाँ z पे, कहाँ रिटर्न होगा z पे, तो यानी कि z की वैल्यू अब क्या हो चुकी है इस टाइम पे 2, ठीक है। तो सम इक्वल टू सम प्लस z, सम की करंट वैल्यू क्या पड़ी थी बताओ, सम की वैल्यू पड़ी थी 2 और z की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस 2 4, तो सम की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, वो हो चुकी है 4, और जो हमारा z है वो करंट क्या है 2 है, तो आपने 2 प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्या 4 से छोटा होता है, नहीं, तो आप फोर लूप से कहाँ निकल जाओगे, बाहर निकल जाओगे। अब फोर लूप से बाहर निकलते ही इसको प्रिंट करा दोगे, तो सम क्या हो जाएगा 4, यानी कि सम ऑफ फिबोनाची सीरीज इज क्या होगा डायरेक्टली 4। ये देखो सिंपल था, बस मैंने चार्ट लेके करके दिखा दिया आपको। सिंपल सा क्या है इसमें कि सम निकालने के लिए आएगा तो सिर्फ एक ये लाइन ही एक्स्ट्रा ऐड करनी है, इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। अगर सम आता है तो इस लाइन को ऐड कर दीजिए, वरना वही। तो ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे करिएगा एंड थैंक यू, होप यू लाइक दिस।